हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आ गए हैं आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक पर रिवीजन करने। बच्चों, आप बोर्ड पर देख ही रहे होंगे कि मैंने एक प्रश्न लिखा हुआ है कि बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए या हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल स्पष्ट कीजिए। बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 में भी आया था, उसके बाद भी पेपर्स में भी आया, इससे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है ना। तो मुझे लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आपको रिवीजन भी ज़रूर कर लेना चाहिए। आपके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, इसलिए मैंने क्या किया, पहले से ही इसके बारे में बोर्ड पे लिख दिया है। हम लोग सिर्फ समझेंगे जिससे आपका कम से कम समय इसमें लगे, ठीक है ना। तो बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करनी है। इससे पहले बच्चों समझेंगे कि बोर ने परमाणु मॉडल क्यों दिया था। रदरफोर्ड ने सबसे पहले एक परमाणु मॉडल दिया था, उसमें कुछ कमियां रह गई थी, ठीक है ना। उन सारी कमियों को दूर करने के लिए बोर ने अपना एक परमाणु मॉडल पेश किया, है ना। इन्होंने 3 हाइपोथेसिस बताई, मतलब 3 परिकल्पनाएं बोर ने बताई, जिसमें से पहली परिकल्पना इन्होंने लिखी है कि इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए अपनी अनुमत कक्षाओं में घूमते रहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है, अतः इसे ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। बच्चों, इस पॉइंट का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी एक निश्चित कक्षा में घूमते रहते हैं। आप इधर से फिगर देखिए, इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से उसकी कुछ कक्षाएं होती हैं, ठीक है ना। वो एक डेफिनिट पाथ पर ही रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है ना। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए अपने अनुमत कक्षाओं में घूमते रहते हैं। अनुमत का मतलब होता है जो उनकी रिस्पेक्टिव कक्षाएं होती हैं, मतलब जिसमें जैसे कि n इक्वल टू यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 8, इसमें 8 और फिर इस तरीके से, है ना। तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसमें कोणीय संवेग mvr का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणक होता है। यानी कि mvr क्या हो जाए, nh/2 पाई हो जाए, है ना। और बच्चों, आपको पता है कि कोणीय संवेग को हम लोग किससे लिखते हैं, J से भी लिखते हैं, है ना। तो दूसरा पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसमें कोणीय संवेग का मान h/2 पाई होता है, जहाँ पर n क्या है, n कक्षाओं की संख्या है कि इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 में है, 2 में है या 3 में है ना। रदरफोर्ड ने क्या किया था, परमाणु मॉडल में ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से कुछ दूरी पर होते हैं, लेकिन उन्होंने डेफिनेटली नहीं बताया था कि नाभिक से कौन सा इलेक्ट्रॉन कितनी सी दूरी पर होगा, या उन्होंने अपने मॉडल में किसी भी तरीके की एनर्जी की बात नहीं की थी कि इलेक्ट्रॉन की दूरी नाभिक से एनर्जी पर डिपेंड करती है ना। थर्ड पॉइंट क्या बताया था, थर्ड पॉइंट बताया था कि साधारणतया इलेक्ट्रॉन परमाणु में न्यूनतम ऊर्जाओं की कक्षाओं में रहते हैं। यह अवस्था उनकी मूल अवस्था कहलाती है, ठीक है ना। बच्चों, जैसे कि न्यूनतम ऊर्जाओं की कक्षाओं में रहते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है वो नाभिक से इस वाले में रहेगा, जैसे मान लीजिए n इक्वल टू 1 में, ठीक है ना। उससे ज़्यादा एनर्जी हुई तो n इक्वल टू 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, इस तरीके से। देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जैसे कि ये पॉइंट है, इसको हमने नाभिक मान लिया, इसके चारों तरफ ये कुछ रिंग्स बना दी गई हैं, है ना। आपने देखा होगा कि इन्हीं रिंग्स में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। पहली रिंग को हमने K नाम दे दिया, दूसरी रिंग को L, फिर M और फिर N, ठीक है ना। तो बच्चों, ये है हमारा परमाणु मॉडल बोर का, ठीक है ना। इसकी तीनों लाइंस हमने आपको समझा दी हैं। जो आप अगर इसको नोट करना चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर आगे हम लोग कुछ 2-3 न्यूमेरिकल्स करने का ट्राई करते हैं और इस क्लास को जल्दी से जल्दी ख़त्म करते हैं। बच्चों, अभी हम लोगों ने बोर के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ा, है ना। आपका टाइम ना ज़्यादा ख़राब हो इसलिए मैंने वीडियो को पॉज किया और ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए नोट कर दिए, है ना। क्योंकि इस समय आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट है। जितना हो सके उतना टाइम अपनी पढ़ाई में लगाइए, और फिज़िक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ या इंग्लिश हुआ या कोई भी सब्जेक्ट हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है ना। छोटी छोटी चीज़ें जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती हैं। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ दोबारा आते हैं और देखते हैं। 2 क्वेश्चंस हैं, बारी बारी से भी दोनों को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि एक कण की गतिज ऊर्जा K इक्वल टू 10⁻12 जूल है। ये सोने के नाभिक Z इक्वल टू 79 से प्रतिक्षेप प्रकीर्णन करता है। अल्फा कण की नाभिक से निकटतम दूरी क्या होगी, और हमको दिया हुआ है 1/4 पाई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लोग पहले ये देखते हैं
कि दूरी क्या होगी नाभिक से निकटतम। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि माना, देखो बच्चों इसका सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन फर्स्ट, सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना नाभिक से बच्चों, इनके सबके नोट्स मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के हमारे लिंक से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों की इस समय जो भी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं उनके सबके नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो लिखते हैं माना नाभिक से अल्फा कण, बच्चों आपको पता होना चाहिए एक अल्फा कण 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। अल्फा कण की दूरी, ठीक है ना, अल्फा कण की दूरी को हम लोग r0 मान लेते हैं कि दूरी r0 है, मान लेते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है, उसको फाइंड करना है ना। और आगे लिखते हैं कि जो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा है, जो गतिज ऊर्जा के है r0 है, वह गतिज ऊर्जा को हम क्या लिखे हैं भैया, के लिखे हैं अभी तक तो, हाँ, गतिज ऊर्जा के किस में बदल जाती है, स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। इस लाइन की वैसे इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लो, है ना, इसमें बदल जाती है। तो अब क्या होता है बच्चों, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z E फॉर इलेक्ट्रॉन, है ना। और अल्फा को अभी मैंने बताया कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, तो 2E/r0। बच्चों ये फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे और इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके अभी आंसर निकाल लेते हैं, ठीक। के हमको दिया गया है, कितना दिया गया, के इज इक्वल टू है, चलो यहाँ लिख देता हूँ, के इज इक्वल टू हमको दिया है 10⁻⁻12 जूल, है ना। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है, आपको पता ही है 9 × 10⁹ होता है। और क्या दिया हुआ है, और z दिया है, z इज इक्वल टू होता है 79। सोने के लिए, सबके लिए बच्चों z की वैल्यू अलग अलग है, z सभी परमाणुओं के लिए अलग अलग। r0 की वैल्यू चाहिए, r0 को हम इधर लिख लेते हैं, r0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE 2E एक साथ ना लिखें, अब थोड़ा सा चेंज करें इसको ताकि एक लाइन की बचत हो जाए हमारी, है ना बच्चों। इसमें लिखते हैं हम लोग, देखो E² हो जाएगा, 2 बाहर आ गया, Z और E² K कहाँ आ गया, R0 की जगह पे आ गया। बच्चों इतना समझ में आ गया, हाँ आ ही गया होगा, कुछ रेस करने की ज़रूरत है, हाँ बिल्कुल है। 2 को ठीक से नहीं लिखा मैंने, चलो फिर से लिख देता हूँ, 2ZE² ठीक है ना। अब लिखता हूँ आगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹, ठीक है। और 2 तो ऐसे ही रहेगा, फिर से मल्टीप्लाई, Z की वैल्यू 79 और E की वैल्यू बच्चों आपको पता होता है कि E क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम का मतलब ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज लिखा गया है बच्चों, है ना। और K की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू है 10⁻⁻12 बच्चों, 10⁻⁻12। अब इसको सॉल्व करते हैं और फटाफट से अपना आंसर देखते हैं कितना आएगा। R0 को हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे, है ना, क्योंकि R0 ही तो निकालना है। और यहाँ से जब हम लोग पावर्स देखेंगे तो पावर हमारी हो जाएंगी 10⁻⁻29 बच्चों। 10⁻⁻29 कैसे हो जाएंगी, प्लस का 9 ये वाला, और यहाँ पर 19 2 जा 38 हो जाएगा, वही माइनस का। तो माइनस के 38 से जब आप प्लस का 9 इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 10⁻⁻29, है ना। और यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 9 × 2 × 79
एंड मल्टीप्लाई बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 1.6 ये होता है 2.56 है ना। 16 का स्क्वायर ही तो है, बस पॉइंट लगा है तो हमने 2 डिजिट्स के बाद पहले पॉइंट लगा दिया। 2.56 अपॉन का साइन लगाया, 10 की पावर माइनस 12 कर लिया। ये 10 की पावर माइनस 12 है, ऊपर आएगी तो प्लस की 10 की पावर 12 हो जाएगी, है ना। और जब इन चारों की मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो आपका आंसर आएगा 3640.62, है ना। मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 29 और 10 की पावर ये ऊपर आ जाएगी तो कैसी हो जाएगी बच्चों, प्लस में हो जाएगी ना। तो इसी में ऊपर यहाँ पर लिख देते हैं कि प्लस की कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3640.62 इंटू, और जब इसको सॉल्व किया यानी कि 29 से 12 को माइनस किया तो आया 10 की पावर माइनस का 17, 10 की पावर माइनस का 17। लेकिन इतनी बड़ी डिजिट हम लोग नहीं लिख रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, R0 की वैल्यू लिखेंगे, इस पॉइंट को 3 प्लेसेस और लेफ्ट हैंड साइड पे बढ़ा लेंगे, यानी कि इसको लिख देंगे 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 14 मीटर, है ना बच्चों। और यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। बच्चों अब सॉल्व करते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन, जो लिखा हुआ है कि किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 eV है, इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा, है ना। तो बच्चों कोणीय संवेग ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले n की वैल्यू पता होनी चाहिए। किसकी वैल्यू बच्चों पता होनी चाहिए, n की, कि आखिर इलेक्ट्रॉन जो है वो किस कक्षा में है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, n फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग एक चीज़ याद रखते हैं, हम लोगों को पता होता है कि nवीं कक्षा के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ई माइनस, बच्चों समझ में आ रहा ना, हम लोग इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से ही डिनोट करते हैं। तो ई माइनस की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, यहाँ तो कुछ और है, हम लिखेंगे 13.6 अपॉन n स्क्वायर EV, ठीक है ना। 13.6 अपॉन n स्क्वायर EV ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है nवीं कक्षा में, और क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है -3.4 EV, है ना। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं। तो जब यहाँ पर भी देखो बच्चों 3.4 EV ये भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है और ये भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, तो इन दोनों को एक बराबर कर दें। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -13.6 अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू -3.4, है ना बच्चों। दोनों ऊर्जाएं हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हैं, तो हमने एक दूसरे के बराबर कर दिया। अब क्या करते हैं, इसको इधर और इसको इधर भेज देते हैं, यानी कि लिख लेते हैं n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 13.6 अपॉन -3.4। और अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, है ना। सॉल्व कैसे करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को गायब कर दिया और ये दोनों तो पॉजिटिव हो गए। 34 और 136, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि 34 फोर्जा होता है 106, कितना 34 फोर्जा होता है 136, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, और अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2, ठीक है ना। तो हमें n इज इक्वल टू मिल गया 2, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस कक्षा में होगा, इलेक्ट्रॉन होगा n बराबर 2 में, यानी दूसरी कक्षा में होगा, पहली चीज़। अब हमें ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। तो बच्चों कोणीय संवेग को हम लोग लिखते हैं J से, और इसकी वैल्यू होती है NH/2 NH/2 ऊपर वाला बच्चों मैं इरेज कर देता हूँ, है ना, ताकि हम लोग आसानी से लिख सकें और आपको समझ में भी आ सके कि हमें क्या करना है। अभी हम लोगों ने बच्चों फाइंड किया कि n इज इक्वल टू 2 हमें मिल गया। कोणीय संवेग J होता है, इसको हम लोग लिखते हैं NH/2 से, ये भी हमें फॉर्मूला पता है। H की वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34,
है ना। ये क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। तो हम लोग जे के फॉर्मूले में दोनों वैल्यूज़ रखते हैं और फाइंड करते हैं। n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, पहली चीज़। दूसरी, नीचे लिखा है 2 और पाई की वैल्यू होती है 3.14, है ना। पाई की वैल्यू 3.14। अब देखो बच्चों, इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। 6.6 और 3.14 हम लोग करते हैं इसकी डिवाइडेशन। तो देखो बच्चों कैसे होगी डिवाइडेशन, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर गायब कर दें तो नीचे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं, ऊपर एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा, है ना। अब इसको यहाँ पे जरा सॉल्व करते हैं तो होगा 314 को भाग देना, 314 से भाग देना है 660 को। तो 314 को 2 बार में ले जाएं तो आंसर आएगा 628। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2, 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3, है ना। पॉइंट लगाया, एक ज़ीरो बढ़ाया, 320 हो गया। 314 को एक बार में लिखा तो हो गया 314, माइनस करेंगे 6 बचेगा, हमारे किसी काम का नहीं। हम लोग लेंगे 2.1, इसको इरेज करते हैं और आगे लिखते हैं। तो हमारा आंसर आया बच्चों 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस 34, है ना। j इज इक्वल टू 2.1 10 की पावर माइनस 34। तो तक लिख लेते हैं, मात्रक बहुत ज़रूरी है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड ये होती है इसकी मात्रक। बच्चों ये क्वेश्चन भी आपने नोट कर लिया होगा। तो बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में।